ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग ऑन। ठीक, सर जो अप्लाई स्ट्रक्चर वाले थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 40 बता दीजिए। अब यार नहीं, अगली क्लास में एक साथ पूछना। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले डेरिवेशन से लाए थे पिछली क्लास में, और डेरिवेशन हमने एक ही दो के किए थे, बाकी सब रटने की कोशिश करी थी। इतने सारे फॉर्मूले हम लोग ला चुके हैं। हाँ भाई, इतने फॉर्मूले हम लोग ला चुके हैं। लेकिन ये सारे फॉर्मूले या तो सीधे हम लोगों ने रटे हैं या तो डेरिवेशन से आए हैं। एक रिंग की वजह से, एक सेक्टर रिंग की वजह से, एक रिंग की एक्सिस पे, एक स्ट्रेट वायर की वजह से, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से, फिर सोलेनाइड, फाइनाइट सोलेनाइड, लॉन्ग सोलेनाइड। क्या ये सारे फॉर्मूले रट चुके हैं या इसमें मुझे कुछ बोलना है? ठीक है, रटे हैं। तो अभी हम लोग एक और मेथड देखने वाले हैं जिससे ये फॉर्मूले या कुछ नए स्ट्रक्चर के फॉर्मूले हम देखेंगे, कुछ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के। तुम्हें याद है हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले डेरिवेशन से बनाए थे और कुछ किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से। तो जो रोल उस टॉपिक में गॉस लॉ का था वही रोल इस टॉपिक में एम्पियर्स लॉ का है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम आता था, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आएगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एम्पियर्स लॉ है क्या। खैर, ये समझने से पहले कुछ चीजें मैं यहां दिखा रहा हूं, ये बात थोड़ा सा रियलाइज करें। मैंने तुम्हें एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझाने की कोशिश करी थी कि अगर कोई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ऐसा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो अंगूठा हम ऐसे रखते हैं और किसी पॉइंट पे जाके डसते हैं। नहीं तो सोचो एक ऐसा स्ट्रेट वायर है और किसी पॉइंट पे हम अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो अगर यहां पॉइंट है तो ऐसे आएगा, यहां पॉइंट है तो ऐसे आएगा। क्या वो एक सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए? देखो जरा, ये एक स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड दिखाने की कोशिश की है जो कैसी है, उसको सराउंड करती हुई है। ऐसे करंट अंदर जा रहा है तो कुछ इस तरह से सराउंड करती है। ये स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड है। अगर स्ट्रेट वायर का कोई एक सर्किल बना दे, इसी स्ट्रेट वायर का सर्किल बना दे, तो क्या इसी को सराउंड करती हुई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सब जगह पे होगी? तो सेंटर के रीजन में, यानी बीच वाले रीजन में वो मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाएगी। मतलब सबका असर जब अलाइन हो जाएगा तो बीच में मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक रिंग की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाती हैं। ये इमेजिनरी चीज है, ये बस ड्रॉ करने का तरीका है। क्या बताओ, अगर ऐसी ऐसी लूप को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो तुम क्या देखोगे कि सेंटर वाले रीजन में, बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। यानी ये एक लूप है और यहां बहुत सारे लूप अगल बगल रख दिए गए हैं, तो क्या बीच वाले रीजन का मैग्नेटिज्म और स्ट्रांग हो जाएगा? तो यार स्ट्रेट वायर से इसको महसूस कर सकते हैं, इसकी मदद से सोलेनॉइड महसूस कर सकते हैं। क्या पूरे सोलेनॉइड के बीच में हर कॉइल का मैग्नेटिज्म अलाइन हो जाएगा? तो कुछ ऐसा मैग्नेटिज्म आएगा। बात क्लियर है? कोई यू मैग्नेट है जहां एक नॉर्थ है एक साउथ है, उसके बीच का मैग्नेटिज्म ऐसा होता है। हमें बस इसका इसका और इसका समझना है। क्या इतनी बात सबको समझ आ रही, महसूस हो रही है, कनेक्ट कर पा रहे हैं? ठीक। अभी हम लोग आते हैं एम्पियर्स लॉ में। यहां मैंने इस प्लेन से पार करते हुए कुछ करंट कैरिंग वायर दिखाए हैं। एक ये I1 का करंट लेके जा रहा है,
ये I1 का करंट लेके जा रहा है, ये I2 का करंट लेके जा रहा है, इन दोनों का करंट लेटर से बाहर है, और ये I3 का करंट है, ये कहाँ है, अंदर है, ये I2 का करंट लेटर से अंदर है, इनमें से कोई एक अंदर है और बाकी कहाँ है, बाहर है। तो नेट में इस प्लेन से करंट कहाँ आ रहा है, मे बी कि कोई एक ज्यादा होगा, तो I1 I3 मिलके बाहर आ रहे हैं और I2 अंदर जा रहा है, तो नेट में कहाँ जा रहा है, बाहर। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि इस 3 वायर को सराउंड करता हुआ एक लाइन बनाया है, ये लाइन है, सरफेस नहीं है। जब हम गॉस लॉ पढ़ते थे तो क्या होता था, सरफेस, लेकिन एम्पियर्स लॉ में हम यहां ये जो बना रहे हैं ये लाइन लूप है, इसको मैं लिख सकता हूं लाइन लूप। इसी को हम नाम देते हैं एम्पियर सर्क्यूटल। ये एम्पियर सर्क्यूटल है जिसके लिए एम्पियर्स का नियम हम बनाने जा रहे हैं। क्या इस एम्पियर सर्क्यूटल के किसी पी पॉइंट पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिज्म होगा कि नहीं होगा, होगा, इस वायर की वजह से होगा, इस वायर की, बल्कि कोई बाहर I4 वायर है, ऐसा कोई वायर है बाहर या अंदर करंट ले जा रहा है, क्या वो भी पी पॉइंट पे मैग्नेटिज्म देगा कि नहीं। यानी इस पी पॉइंट पे सबका मैग्नेटिक असर है और सबका मैग्नेटिक असर नेट में कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में आएगा। यार किसी एक पॉइंट पे जब सबका असर होगा तो सब अपनी अपनी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देंगे, लेकिन इन सबका नेट निकाला जाएगा तो किसी एक डायरेक्शन में आएगा। क्या जो कहानी पी की है वही मैं हर पॉइंट पे कर सकता हूं कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिज्म आएगा और सबकी वजह से आएगा। ये मैंने जो असर दिखाने की कोशिश की है ये किसकी वजह से है, इन सारे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड असर है। इतनी बात पहले तो समझ लें। ये मैं हर जगह पर क्या दिखा रहा हूं, बी दिखा रहा हूं। अब इस बी के 2 कंपोनेंट इमेजिन करें, एक कंपोनेंट अलोंग द सर्क्यूटल और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर। इसको मैं बी परपेंडिकुलर कह रहा हूं और इसको मैं क्या कह रहा हूं, बी पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। हेलो, मैंने कहा यार ये बी पैरेलल है और ये क्या है, बी परपेंडिकुलर है। अब इस बी पैरेलल के अलोंग एक छोटी सी लेंथ इमेजिन करें, इतनी लंबाई, सर्क्यूटल की ही लंबाई मैंने इमेजिन करी है और ये लंबाई क्या है, डीएल। बी पैरेलल इंटू डीएल, ये क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का प्रोडक्ट है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और छोटी सी लेंथ का प्रोडक्ट है। अगर मैं बी पैरेलल डीएल पूरे लूप के लिए ला पाऊं, किसके लिए, लूप पे, यानी यार यहां का बी पैरेलल लेंथ, यहां का बी पैरेलल लेंथ, यहां का बी, हर छोटे छोटे लेंथ में, हर छोटे छोटे लेंथ में बी का पैरेलल कंपोनेंट और लेंथ का प्रोडक्ट किया जाए, तो यार इस पूरी चीज को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। थोड़ा सा टेक्निकल बातें हैं। बी पैरेलल इंटू डीएल का नाम हमने क्या लिखा है, लाइन इंटीग्रल। अच्छा, बी पैरेलल, क्या बताओ, अगर मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के साथ थीटा एंगल पे था तो बी पैरेलल क्या होगा, अरे बी पैरेलल क्या होगा, बी कॉस थीटा इंटू डीएल। क्योंकि ये काम मैं पूरे लूप के लिए करने वाला हूं तो यहां ऐसा गोला मार दूंगा। जब गोला मार दिया जाए तो इसका मतलब हो गया लाइन इंटीग्रल फॉर द, ये क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। हाँ, लूप या सर्क्यूटल भी बोल सकते हैं। सर्क्यूटल हमने बोलना शुरू किया था, ये क्या है, क्लोज सर्क्यूटल के लिए। अब यार बी डीएल कॉस थीटा में थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। हर जगह बताओ, येलो वाला मैग्नेटिक फील्ड और रेड वाला डीएल, उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो क्या अगर हम फिजिक्स में कभी ऐसा देखते हैं ए बी कॉस थीटा टाइप, तो उसको और कैसे डिफाइन कर देते हैं, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल।
तो यार ये बी डी एल लिख दो चाहे ये लिख दो, बात एक ही है। इन दोनों को मैं क्या कह रहा हूं, लाइन इंटीग्रल। बात कर लो। इतनी बात क्लियर है? तो अब यार एम्पियर्स लॉ क्या है? एम्पियर्स लॉ क्या है? एम्पियर्स लॉ कहता है कि अगर हम किसी क्लोज्ड लूप के लिए ये कर पाए, क्या कर पाए, लाइन इंटीग्रल ला पाए, तो वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आई इन पे। आई इन पे किस पे डिपेंड करता है? तुम्हें याद है वहां हम लोग कहते थे कि फ्लक्स का कैलकुलेशन क्यू इन पे डिपेंड करता है, यहां लाइन इंटीग्रल का कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करता है? आई इन पे। और आई इन में म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसके इक्वल हो जाता है, यही एम्पियर्स लॉ है। तो आई इन का मतलब क्या है? क्या आई इन का मतलब है I1 प्लस I3 माइनस I2? जितने वायर बाहर आ रहे हैं उनको मैंने प्लस में लिखा है, और जितने करंट अंदर जा रहे हैं उसको मैंने क्या लिखा है? माइनस में। और लूप के बाहर वाले करंट को शामिल नहीं करना है, बस यही लॉ है। क्या ये लॉ समझ में आ रहा है? यार अब किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है इसका भी नियम है। बताओ अच्छा, लाइन इंटीग्रल हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है या क्लॉकवाइज? एंटी। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं तो देखो यार, एंटी क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल लेने में अंगूठा कहां रहा है? बाहर। इसका मतलब हम बाहर को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। और अंदर को क्या मानेंगे? नेगेटिव। तो ये डिपेंड करता है कि हम लाइन इंटीग्रल कैसे ले रहे हैं। अगर लाइन इंटीग्रल एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट कहां का पॉजिटिव होगा? बाहर का। अगर लाइन इंटीग्रल क्लॉकवाइज है, हाँ मैं लिख देता है, लाइन इंटीग्रल मैंने किस सेंस में लिया है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो करंट आउट को हम क्या बोलेंगे? करंट आउट को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और करंट इन को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव। ये बात कैसे याद रहेगी? हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर हाथ को ऐसे कर्ल करते हैं तो अंगूठा कहां आता है? बाहर। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज के लिए बाहर पॉजिटिव है, और अगर लाइन इंटीग्रल क्लॉकवाइज लिया जाए तो अंदर पॉजिटिव है। ये बस इतनी सी बात है। ये पूरी बात पहले तो समझ लें और नोट कर लें। कहाँ लिख रहा है यार? ये आगे की चीज है। और आगे अब बहुत आगे जा चुके हैं हम लोग। जितने दिन तुम गायब रहे उस दिन हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं तेजी से। गॉस लॉ से काफी हद तक मिलता जुलता नियम है। वहां हम एरिया पे फ्लक्स इनक्लोज करते थे, यहां हम लेंथ में वायर को इनक्लोज करते हैं। लेंथ में वायर को इनक्लोज किया गया है। एक भाई प्लस का
अगर हमने अपना लाइन इंटीग्रल में डीएल वेक्टर ऐसा डीएल इस तरफ के लिए लाइन इंटीग्रल किया है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, तो करंट बाहर वाले को पॉजिटिव लिया जाएगा। हाँ, I1 बाहर है, I2 बाहर है, I3 बाहर है और I2 कहाँ है? अंदर है। तो मैंने I1 प्लस I3 बाहर के लिए पॉजिटिव लिखा है और I2 के लिए नेगेटिव लिखा है। नहीं, हमेशा ऐसे नहीं करना है। मैंने यार एंटी क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल लिया है इसलिए बाहर वाले पॉजिटिव लिए हैं। इसकी नौबत आएगी नहीं यार, मैं बता दूं इसकी नौबत आएगी नहीं, इतना समझ ले, इतना बहुत है यार। चलो, मैंने यहां पर एक लूप बनाया है ये और पुख्ता करने के लिए कि कैसे हमें क्वेश्चन को अंजाम देना है। इस लूप में मैंने 4 सेक्शन दिखाए हैं। ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ठीक है, मैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए के लिए क्या निकालने वाला हूं? लाइन इंटीग्रल। यानी हम क्या करने वाले हैं? ये करने वाले हैं। तो यार ये करना मतलब हम मोस्ट जनरल बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ, अच्छा हम जैसे वर्क डन के समय पे बात करते थे कि अगर कोई फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ एफ डीएस लिखा है तो ये उसका मोस्ट जनरल फॉर्म है। तो इसका भी मोस्ट जनरल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल ऑफ बी डीएल। इससे पहले तुमने लुक देखा है बी डीएल कॉस थीटा, नहीं देखा भाई? इसी चीज को ये लिख सकते हैं कि नहीं? लेकिन सोचो कि अगर बी कांस्टेंट हो जाए तो क्या बी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा क्या? और थीटा भी फिक्स हो तो बी कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल डीएल का मतलब क्या हो जाएगा? एल। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या? बी एल कॉस थीटा। नहीं, और अगर यही वेक्टर फॉर्म में हो जाए तो क्या बन जाएगा? यानी जैसे वर्कडन में हम लाइन इंटीग्रल के 4 फॉर्मूले, वर्कडन के 4 फॉर्मूले देखते थे, उसी तरह से इसके भी 4 फॉर्मूले हैं, है ना? जहां चीजें आसान होगी वहां जबरदस्ती हम मोस्ट जनरल फॉर्म नहीं लगाएंगे। बात क्लियर है? तो लिख दिया मैंने, कहा पूरे ABCD लूप के लिए, ABCD ए लूप के लिए ये काम करना है। तो क्या सबके लिए एक बार में कर पाओगे? क्या A से B का पैटर्न अलग है, B से C का अलग है? तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मैं इसको 4 सेक्शन में करने वाला हूं, A to B, B to C, C to D, D to A। अब जिस सेक्शन के लिए जो फॉर्मूला काम करेगा वो लगाएंगे। अब बताओ जरा, हमें एक तरह से इस चीज का, इन 4 फॉर्मूलों में से कोई एक फॉर्मूला चूज करना है अलग अलग सेक्शन में। तो बताओ ए से बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। और जब कांस्टेंट है तो हम मोस्ट जनरल फॉर्म क्यों लगाएंगे? सबसे आसान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी दैट इज 2b0। बी कितना है? 2b0। लेंथ, इसका लेंथ कहीं दिया है क्या? चलो मैं लिख देता हूं, लेंथ L लिख देते हैं, L। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? cos 60। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, जो भी है। ए से बी के लिए हो गया। अब हम लिखते हैं किससे? बी से सी के लिए। बता, बी से सी के लिए क्या आने वाला है? 2b0 L cos 90। क्या बता, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में कितना एंगल है? 90। बी से सी के लिए हो गया। सी से डी के लिए बताएं जरा। 2b0 L cos थीटा। यार सी से डी, सी से डी हम गए हैं ना यार, इसका भी मीनिंग है। सी से डी पीछे है और मैग्नेटिक फील्ड आगे है, तो यहां हम क्या लिखेंगे? cos 180। फिर बताओ डी से ए के लिए वो आएगा बी एल cos 90 अगेन। तो यार जहां जहां 90 था वो क्या हो गया? 0। तो ये आंसर देखो कितना आ गया? cos 60 हाफ होता है, तो ये आ गया b0 इंटू एल, ये आ गया 0, ये आ गया -2b0 इंटू एल, और ये क्या आ गया? 0। टोटल कितना आ गया? -b0 एल।
मैं यार ABCDA लूप के लिए लाइन इंटीग्रल लाया हूं, वो कैसा आया है? नेगेटिव आया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द करंट इनसाइड द लूप। तो क्या बता, फ्लक्स इनक्लोज्ड इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई इन, और आई इन का आंसर कितना आ गया यार? एम्पियर्स लॉ क्या है? माइनस बी नॉट एल बाई म्यू नॉट। ये आई इन का आंसर है। अब मुझे बताओ, हमने ABCD क्लॉकवाइज माना था एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज माना है, और क्लॉकवाइज माना है तो हमारे एजम्पशन में करंट कहां है यार? अंदर है। और वो आंसर कितना आया है? ये आया है यार। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाता तो अंदर ही होता। निगेटिव क्या बता रहा है कि एजम्पशन चाहे जो कुछ हो, लेकिन आंसर एजम्पशन के उल्टा है। अगर हमने अंदर माना है तो बाहर है, बाहर माना है, यानी हम लिख सकते हैं बी नॉट एल बाई म्यू नॉट आउट। क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसको इनसाइड लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे यार? एक बात बताओ, हमने जब क्लॉकवाइज लाइन इंटीग्रल किया है तो उससे जो आंसर आएगा वो कहां आएगा? अंदर। यानी तुम्हें लिखना चाहिए ये आंसर इनसाइड, निगेटिव आंसर। अब निगेटिव इनसाइड का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव आउटसाइड। क्या बात समझ में आ गई? तो अभी मेरे ख्याल से और क्लैरिटी आई होगी कि एम्पियर्स क्या बताना चाह रहा है। एम्पियर्स ये बताना चाह रहा है कि अगर किसी सर्क्यूटल पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का प्रोडक्ट कर पाएंगे तो वो करंट दे सकता है। ये एक क्वेश्चन केवल इसलिए मैंने दिया है ताकि तुम्हें एम्पियर्स की बात को और ज्यादा क्लैरिटी समझ में आए। हाँ भाई, एम्पियर्स लॉ क्लियर हो गया है। एम्पियर्स क्या कहना चाहते हैं, बात क्लियर है? यश, क्या नाम है? हसन, तो मुंह मत छुपाओ यार, बोलो क्या कहना चाह रहे हैं। हम सबसे पहले ए से बी चले तो ये उसका लेंथ वेक्टर है एल लंबाई का, और ये मैग्नेटिक फील्ड सब जगह दी है, उनके बीच का एंगल कितना है? 60। तो ए से बी हो गया। ये बी से सी वेक्टर है, लंबाई एल है और मैग्नेटिक फील्ड राइट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो वो 0 ही हो गया। यहाँ बी पीछे है, लेंथ पीछे है, मैग्नेटिक फील्ड आगे है, 180 हो गया। यहाँ लेंथ ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड राइट है, हाँ 90 हो गया। तो एम्पियर्स लॉ क्लियर करने के लिए ये एक एग्जांपल काफी है, और एम्पियर्स लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने का कोई स्कोप नहीं है, ना के बराबर। मतलब इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या ऐसे एक जगह पे कोई लाइन बना दे और पूछ ले कि लाइन इंटीग्रल क्या है, ये बहुत रेयर चांसेस हैं। बस मुझे समझाना है कि एम्पियर्स लॉ चीज क्या है, तो इस एग्जाम्पल से बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ सकते हैं भाई। नोट कर लिया भाई? अगली चीज है, जैसे हम लोगों ने यार इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था गॉस लॉ की मदद से, अब हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं एम्पियर्स लॉ की मदद से। और सबसे पहले हम एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला, बहुत सिमेट्रिक करंट कैरिंग सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला हम इसकी मदद से ला पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनफाइनाइट लाइन वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं। हालांकि इसका फॉर्मूला सबको पता है,
क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। तो मैंने यार एक सर्क्यूटल इसको घेरता हुआ चारों तरफ बना लिया है, ठीक है। अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं, यानी यहां कैमरा लगा के दिखाऊं, तो क्या इसका टॉप व्यू ऐसा नजर आएगा? ये करंट कैरिंग वायर है और उसके चारों तरफ मैंने ये क्या बनाया है? सर्क्यूटल बनाया है। करंट कहां है? बाहर है। तो मुझे लाइन इंटीग्रल इसके अलोंग करना चाहिए, इसके अलोंग करना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये करंट कैरिंग वायर बाहर है तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड का सेंस क्या होता है? अपनी मैग्नेटिक फील्ड का सेंस सराउंड करता हुआ होता है और कुछ ऐसे होता है। क्या ये बात हमें पता होना चाहिए कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर सराउंड करती हुई मैग्नेटिक फील्ड देता है? तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जिस सेंस में है, सर्क्यूटल भी हमें उसी सेंस में लेना है। यानी हर डीएल लेंथ, कोई भी डीएल लेंथ कंसीडर करें, क्या इस डीएल लेंथ और इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड बी, क्या बताओ उनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है? नहीं। अब मैं इस पूरे सर्क्यूटल के लिए, इस डॉटेड सर्क्यूटल के लिए एम्पियर्स लॉ लगाने वाला हूं। अप्लाई एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इक्वल टू क्या? म्यू नॉट आई आई इन। तो आई इन कितना है? अरे आई इन आई है, ये करंट कितना है? आई है। अब बताओ यार, क्या इस सर्क्यूटल में हर जगह बी और डीएल के बीच का 0 एंगल है और पूरे सर्क्यूटल के लिए बी कैसा है? कांस्टेंट है। तो हम सबसे आसान फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? बी इंटू एल कॉस 0। कोई मुझे बताएगा पूरे सर्क्यूटल के लिए एल कितना? 2 पाई आर। अगर मैं कह रहा हूं कि ये पी पॉइंट आर दूरी पे है जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है, इस पी पॉइंट पे, तो बी का आंसर कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्या ये फॉर्मूला हमें पहले से आता है? इसमें कुछ नया नहीं है, बस ये मेथड समझाने के लिए है। बात क्लियर है? अब यार जब फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं तो क्यों ना हम इसी के नीचे इसके बी वर्सेस आर का ग्राफ बनाते चले, क्योंकि इससे पहले हमने ग्राफ कहीं बनाया नहीं है। जैसे हमने गॉस लॉ में ग्राफ की प्रैक्टिस करी थी। बताओ यार, बी को वाई एक्सिस में बनाना है, आर को एक्स एक्सिस में बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है? हाँ, y इक्वल टू समथिंग बाई x कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनता है। याद है भाई? b बहुत छोटा होगा तो इनफाइनाइट को टेंड करेगा, b बहुत बड़ा होगा तो 0 को टेंड करेगा, r बहुत बड़ा होगा तो 0 को टेंड करेगा। हाँ, चला पाएंगे? हाँ भाई, ये बात क्लियर है? एक इनफाइनाइट लाइन वायर की वजह से अगर कभी फॉर्मूला भूल जाए तो 1 मिनट में ये रिकवर किया जा सकता है। रिकवर करने के स्टेप बहुत आसान है, इसलिए सुनने में कोई बुराई नहीं है। अगला एप्लीकेशन है एक पाइप की वजह से 2 जगहों पे, पाइप के बाहर और पाइप के अंदर। यानी हम यार पाइप के बाहर कोई पी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाना है, और अंदर कोई एम पॉइंट लाना है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाना है। ये पाइप पाताल लोक से लेके स्वर्ग लोक तक करंट लेके जा रहा है। करंट केवल पाइप के सरकमफेरेंस पे है, अंदर मटेरियल
नहीं है। और हमें दो जगहों पे, एक P पे M पे मैग्नेटिक फील्ड लाना, तो एक P से होता हुआ सर्क्यूटल बनाना है और एक M से होता हुआ। मैंने यार ऊपर से कैमरा लगा के इसका टॉप व्यू दिखाया है, ये टॉप व्यू है यार। पाइप कहाँ है? ओके, ये पाइप है। मैंने यार इसका टॉप व्यू दिखाने की कोशिश करी है। वायर ऊपर, पाइप ऊपर स्वर्ग लोक तक गया है, कैमरा बीच में है यार, यहीं पे पृथ्वी लोक पे है। तो तुम क्यों कह रहे हो स्वर्ग लोक पे कैमरा? तो यार हमने एक सर्क्यूटल इधर बनाया है और एक सर्क्यूटल M से होता हुआ अंदर बनाना है, दो सर्क्यूटल बनाना है। एक सर्क्यूटल ये जो कहां से होता हुआ है, P से होता हुआ, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और एक सर्क्यूटल कहां, M से होता हुआ अंदर। दो सर्क्यूटल के लिए 2 बार एम्पियर्स लॉ लगाना है। बात क्लियर है? एक बार हमें बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाना और एक बार अंदर लाना है। तो यार बाहर के लिए बताओ, करंट आउटसाइड है, हम इस सेंस में मैग्नेटिक फील्ड, क्या बाहर वाले करंट की इस सेंस में मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलना चाहिए, और उसी सेंस में सर्क्यूटल ले रहे हैं। तो क्या लेफ्ट साइड जैसे पिछली बार किया था b इंटू 2πr cos 0, पहले भी आया था, अब भी आएगा, म्यू नॉट इंटू आई इन, तो आई इन कितना, आई, तो b का आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2πr। जो फॉर्मूला पहले होता था वही अब भी आएगा। बाहर का डिस्कशन जैसा पहले था वैसे अंदर है। कहां अंतर आने वाला है? बता यार, हम M से होता हुआ अगर हम सर्क्यूटल बना रहे हैं तो ये सर्क्यूटल पाइप के अंदर है कि नहीं है? पाइप के अंदर है। लेफ्ट साइड का डिस्कशन हमने वैसा ही कर दिया है अनजाने में, हमें नहीं पता था यार कि फॉर्मूला क्या लगना है। लेकिन बताओ, अच्छा आई इन कितना है? M से होते हुए सर्क्यूटल के अंदर करंट कितना है? M से होते हुए सर्क्यूटल के अंदर करंट कितना है? यार ये बताओ, क्या ये पाइप के अंदर की लाइन है और पाइप के अंदर के सर्किल में, उस सर्किल के अंदर कोई करंट? तो I कितना है? 0 है, और I 0 है, तो B कितना आना है? कुछ याद आ रहा है? गॉस लॉ में हम लोगों ने एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाई थी, इसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाई थी वैसी, यानी यार पाइप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगी, अंदर नहीं होगी। सबसे ज्यादा कहां होगी? सबसे ज्यादा सरफेस पे होगी। या देखो, ये बाहर का फॉर्मूला है, R जितना छोटा रखोगे B उतना ज्यादा आएगा, तो R ज्यादा, सबसे छोटा कितना रख सकते हो? कैपिटल R। अगर कोई कहते हैं यार B मैक्स कितना होगा, तो R बराबर कैपिटल R पे B सबसे ज्यादा होगा, और वो होगा 2π कैपिटल R। सबसे ज्यादा क्या होगा? क्या ग्राफ बना सकते हैं यार B वर्सेस R का? यार ग्राफ दो रीजन के लिए बनाना है। जब तक हम पाइप के अंदर रहेंगे तब तक B कितना है? यार जब तक हम पाइप के अंदर रहेंगे तब तक B कितना है? जब तक अंदर है तो B 0 है, इन साइड के लिए B क्या है? 0। जब बाहर जाते हैं तो B का फॉर्मूला ये काम करता है, कितना? ये कौन सा शेप आने वाला है? हाँ, सरफेस का इनफाइनाइट नहीं होगा, इतना होगा। क्या अंदर से सरफेस आने तक में कोई दूरी है क्या? भाई सरफेस पे हाईएस्ट है क्या? कंफ्यूजन क्या है? पहले तो कंफ्यूजन बोलो। हाँ, वो सरफेस का ही है, बिल्कुल ये सरफेस का ही है। और इसकी वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट आई बाई 2π कैपिटल R। ये B की मैक्सिमम वैल्यू है, जो कहाँ होगी? सरफेस पे होगी। तो अगर कभी दिमाग में ये ख्याल ना आए कि अंदर क्या, तो बड़े आराम से तुम एक सर्क्यूटल बनाओ, कहोगे अंदर करंट 0 है, तो B भी वहां क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से हमने गॉस लॉ लगा के शेल के अंदर फील्ड 0 दिखाई थी, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखाई थी, ये मैग्नेटिक फील्ड 0 दिखा रहे हैं। तो अभी मैंने यार ये पाइप दिखाया है, करंट ट्यूब, या इसको पाइप भी कह सकते हैं, ट्यूब है या पाइप है, सारा करंट इसके मटेरियल के बाहर से जा रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हाँ, खुला हुआ मतलब, या जब ये पाताल लोक से लेके स्वर्ग लोक तक गया है तो खुला कहां से है?
वहां स्वर्ग में कहीं खुला होगा, उधर तक हमें बात ही नहीं करना है। अंदर खाली है, बाहर मटेरियल है, बस इतना समझो। अब मैं बात करने वाला हूं सॉलिड रॉड की। ये कैसा रॉड है? सॉलिड रॉड। और सॉलिड रॉड है तो करंट, यार ये कंडक्टिंग सॉलिड रॉड है तो करंट कहां से होके जाएगा? पूरे मटेरियल से, यानी यहां से यहां से यहां से पूरे मटेरियल से करंट होके जाएगा, यहां से पूरे मटेरियल से करंट होके जाएगा, है ना। यानी फिर से यार आई का करंट पूरे वायर से होके जा रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन से होके जा रहा है। और दो जगहों पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करना है, एक बाहर के किसी पॉइंट पे तो वहां से सर्क्यूटल बनाएंगे, और एक अंदर के किसी पॉइंट पे तो अंदर से सर्क्यूटल। दो सर्क्यूटल बना के हमें 2 बार लॉ लगाना है और 2 फॉर्मूले निकालना है, बाहर का अलग अंदर का अलग, फिर उन्हीं की मदद से ग्राफ बनाना है। क्या कुछ कर पाएंगे? यार एक सर्क्यूटल मैंने कहां से बनाया है? P से होता हुआ, और एक सर्क्यूटल मुझे कहां से बनाना है? M से होता हुआ। एक बार P से होता हुआ सर्क्यूटल, इसके लिए एम्पियर्स लॉ लगाना है, एक बार M से। तो जितनी बातें मैंने बार बार रिपीट करी हैं उनको यूज करो, दिमाग में पहले थॉट क्रिएट करो, फिर मैं मदद करूंगा। पहले कॉपी पे करें, सीधे उस पे ना करें। अपने स्टेप खुद से बनाएं। सोचो यार मैंने इसका टॉप व्यू यहां से बनाया है इधर कैमरा लगा के, तो ये करंट बाहर आता हुआ है। हमने एंटी क्लॉकवाइज सर्क्यूटल के लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला काम किया। मगर ये कैलकुलेशन हर बार कितना आया है? B इंटू 2/R, फिर से आएगा 0 डिग्री। राइट साइड मुझे बताओ आई इन कितना है? क्या इस पूरे वायर का जितना करंट है आई, वो इस सर्क्यूटल के अंदर है कि नहीं है? तो फिर से आई लिखो, तो बी का आंसर कितना आ गया? यार बाहर का आंसर हर बार एक ही आ रहा है, जो पहले आया था वही अब भी आया है। तो फर्क कहां पड़ना है? अंदर वाले डिस्कशन में फर्क पड़ना है। तो क्या अंदर के लिए एक लाइन लिख पाओगे? यार एक ही लाइन लिखना सीखना है। क्या है यार? वहीं रख दो, झाड़ू वाला हटा देंगे। हाँ और क्या, कुत्ते बिल्ली की लाश मिली होती तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। केले की लाश मिली है तो फिर तो इग्नोर ही करो। इंसान से फर्क पड़ता है तुमको। किसको? किसी को भी काट, क्या बातें करते हो? ये थका हुआ है थोड़ा। क्या लेंगे यही सोचना है। हाँ भाई, उससे डरा नहीं है वो बता रहा है कि गंदगी रखी है यहाँ पे, वो डरा थोड़ी है। तुम्हें क्या लग रहा है वो डर गया है? कोई और रख गया है, उसने बताया है। हाँ भाई, अंदर के लिए हम कैसे फैसला लेंगे, इस पे ध्यान दें, इस पे ध्यान दें।
हाँ, कहाँ ध्यान जाता है यार तुम्हारा? हाँ, तो उस पर ध्यान मत दो यार, कोई कुछ भी बोले। इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, ये हमारा एम्पियर्स लॉ है। तो क्या हर बार की तरह बहुत सिमेट्रिक लोकेशन में अगर हम ये काम करना चाह रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर जगह बी एक जैसा होगा, और 2 पाई आर की लेंथ है तो बी इंटू 2 पाई आर यहां तो लिख ही दो। अब मुद्दा है आई इन कितना, बस यही मेन मुद्दा है, और सब तो एक जैसा ही है हर बार। बताओ यार आई इन क्या लिखेंगे? आई इन आई लिखेंगे यार भाई, आई दिया है, आई इन आई के टर्म में लिखना है, तो क्या आई इन को आई लिख सकते हैं? आई इन को आई लिख सकते हैं क्या? क्या इस सर्क्यूटल के अंदर जो करंट है वो कैसे निकालेंगे? क्या ये जो आई करंट है ये तो पूरे सरकमफेरेंस से निकल रहा है, उतने पोर्शन में करंट कितना है ये कैसे निकालोगे? तो यार वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में होगा, एरिया के प्रोपोर्शन में, या लेंथ के प्रोपोर्शन में? किसी के मन में ये ख्याल आना चाहिए कि यार ये जो करंट यहां से पास कर रहा है इधर से, ये करंट रेडियस के प्रोपोर्शन में होगा, एरिया के प्रोपोर्शन में होगा, या वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में होगा? तो पहली बात यार, करंट कोई रखी हुई चीज नहीं है, वो फ्लो कर रही है। तो अगर मैं कहूंगा यार कि ये करंट यहां से यहां तक फ्लो कर रहा है, तो ये वॉल्यूम डिपेंडेंट चीज है या एरिया डिपेंडेंट? यार अच्छा बताओ, मैं इतना वॉल्यूम ले लूं, इतना वॉल्यूम ले लूं, तो तुम कहोगे इससे कुछ करंट पास कर रहा है। वॉल्यूम बढ़ा दूं तो करंट बदल दोगे क्या? करंट तो उतना ही पास कर रहा है। एरिया डिपेंडेंट चीज है। अगर मैं छोटा एरिया ले लेता हूं तो उसके अंदर कम करंट होगा, पूरा एरिया लेता हूं तो एरिया डिपेंडेंट चीज है। ये बात समझ में आना चाहिए। तो यार क्या बताओ, अगर मैं इसका अपना कोई रेडियस कैपिटल आर दे देता हूं, तो बताओ इस जनरल आर, एम का दूरी मैं क्या ले रहा हूं, जनरल आर पे कितना करंट होगा? क्या ये फैसला ले पाओगे? कैपिटल आर टोटल रेडियस पे करंट है, तो जनरल आर पे कितना करंट होगा? सबके पास मौका है सोचने का। यार इस ट्यूब का रेडियस कैपिटल आर है और मुझे चाहिए एम पॉइंट तक के रेडियस पे कितना करंट है। तो हम क्या करेंगे, पूरे पाई आर स्क्वायर पे करंट कितना है? आई पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया है, और हमें पाई स्मॉल आर स्क्वायर पे करंट चाहिए, आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एरिया के प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। क्या ये बात किसी को समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो एक और तरीका है, I इक्वल टू जे इंटू एरिया। तुमने कभी सुना है जे पर यूनिट एरिया का करंट डेंसिटी होता है इंटू एरिया। तो हमें क्या एम पॉइंट जनरल आर दूरी पे मिल रहा है, तो उसका एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर, और जे को लिख सकते हैं आई अपॉन, अरे करंट डेंसिटी क्या होता है? टोटल करंट टोटल एरिया। ले देखिए ये आंसर आया है आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो बी का आंसर कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर बाई आर स्क्वायर। क्या क्लियर है? तो ये तो हो गया यार इसका फॉर्मूला बाहर के लिए और ये अंदर के लिए। क्या आप ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे इस ट्यूब के लिए? सरफेस के अंदर का ग्राफ कैसा होगा, सरफेस के बाहर का ग्राफ कैसा होगा, ये दो ग्राफ फैसला लेना है। बता यार बाहर के लिए क्या है? यार बाहर के लिए y इक्वल टू समथिंग बाई एक्स है, यानी बाहर के लिए क्या आना है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अंदर के लिए क्या आना है? यार y एक्सिस में b ड्रॉ किया गया है। क्या b वर्सेस r ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है? क्या ग्राफ बनेगा? यार y इक्वल टू समथिंग इंटू, हाँ स्ट्रेट लाइन, अंदर स्ट्रेट लाइन। तुम्हें याद है यार सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता तो वो भी इसी लुक में होता था। मिलती जुलती चीजें हैं बट सेम नहीं है।
जो इससे पहले वाला था इसमें करंट डायरेक्ट वाला था स्कूल में सर ऐसे ही होता है ना रेक्टेंगुलर है पूरा आउटसाइड इनसाइड इनसाइड जीरो होता है, पिछले वाले इनसाइड जीरो था। इनसाइड का ये फॉर्मूला है, आउटसाइड का ये है। कभी कभी सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, तो ये चीजें केवल तुम्हें मदद कर सकती हैं कि तुम जैसे ये लाइन लिखोगे तुम्हें याद आ जाएगा। ये एक लाइन लिखोगे बस ये वाली, तो तुम्हें याद आ जाएगा फॉर्मूले का लुक कैसा है। अगर फॉर्मूला याद हो जाए, रट जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रटता है तो तुम्हें एक लाइन रिकॉल कराना है ये वाली, और ये पैटर्न डिस्कशन है तो शायद याद आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ सोचते थे। तो ये तुम्हें लाने में मदद करेगा, केवल इसलिए ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। इसके अलावा यार बचा है क्या, सोलेनाइड का डिस्कशन। तो सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला हम लोग पहले से देख चुके हैं, कितना, म्यू नॉट एन आई। इसमें अब हम कोई और रूल नहीं देखेंगे, फॉर्मूला हमें रटना ही है। यहां एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और आई क्या होता था, करंट इन ईच वायर, करंट वायर में। ये फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, इस पे यार हम कोई और चर्चा नहीं करें। एक और स्ट्रक्चर है टोराइड। ये टोराइड क्या होता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखो जरा, ऐसा लग रहा है कि यार सोलेनाइड को पकड़ के उसकी वाइंडिंग बना दी गई है। ये इसको क्या बोलते हैं, टोराइड। तो जो टोराइड की एक्सिस पे फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, क्वेश्चन पूछा जाता है टोराइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहां बताओ अंदर। अच्छा, सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है भाई, सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अच्छा, बाहर क्या होता है, बी की वैल्यू बाहर लगभग क्या होती है, 0, और अंदर क्या होती है, म्यू नॉट एन आई। बस इसका भी यही लॉजिक है। अंदर क्या होगी, यानी इस बाइंडिंग के इधर क्या होगा, 0, बाहर क्या होगा, 0, और अंदर क्या होगा, वही होगा जो सोलेनाइड का है, जो सोलेनाइड का। लेकिन अक्सर टोराइड में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ना देके टोटल नंबर ऑफ टर्न दे देता है। क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो सोचो ये टोराइड आर रेडियस का है, तो बताओ इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्न। क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ टर्न से कैसे रिलेटेड होगा, यार स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और पूरी लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। तो स्मॉल एन को हम क्या लिख सकते हैं, n बाई 2 पाई आर। स्मॉल एन को हम क्या लिख सकते हैं, तो बी का जो फॉर्मूला हम अब तक जानते थे, क्या जानते थे, म्यू नॉट एन आई, यही तो जानते थे। इसी में हम स्मॉल एन की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। तो यार टोराइड का फॉर्मूला आ गया, जिसमें एन क्या है, एन यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न है। तो क्या ये नया फॉर्मूला है या उसी का मॉडिफाइड फॉर्मूला है, उसी का मॉडिफाइड फॉर्मूला है। बल्कि कल को कोई सोलेनाइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न दे दे तो भी फॉर्मूला बना सकते, उसमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन डिवाइड बाय टोटल लंबाई, वो लंबाई एल दी जाएगी। यहां क्या है, 0, यहां क्या है, 0। यानी यार टोराइड का ये स्केच डायग्राम बनाया गया है कि टोराइड के अंदर 0 है, टोराइड के बाहर 0, टोराइड के अंदर
म्यू नॉट NI बाई म्यू नॉट N, यानी टोराइड और सोलेनाइड का डिस्कशन बिल्कुल एक जैसा है। क्या सोलेनाइड के भी अंदर म्यू नॉट NI है, इसके अंदर भी म्यू नॉट NI है, बाहर ऊपर नीचे क्या है, जीरो है, तो इसमें भी इधर और बाहर जीरो है, याद रहेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बीची में है तो ग्राफ भी बीची में बनेगा। उससे पहले ग्राफ क्या है, जीरो, और उसके बाद भी ग्राफ क्या है, जीरो। केवल बीच में ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, क्या y इक्वल टू समथिंग बाई x टाइप का ग्राफ है। जस्टिफाइड है। क्या ये इसका क्या कारण है B0 होने का, वही कारण इसका है। खैर नो डाउट इसका एम्पियर्स लॉ से भी कारण एक्सप्लेन होता है, मैं बता देता हूं। अगर मैं इस पूरे सोलेनाइड का एक प्लेन इमेजिन करूं तो मैं यार ये प्लेन नजर आ रहा है जिसको बीच से कहीं निकाला गया है, ये पन्ना नजर आ रहा है। इस प्लेन में मैं एक क्या बनाता हूं, ये सर्क्यूटल, ये एक प्लेन है जिसमें ये सर्क्यूटल बनाया है। बताओ अच्छा, ये वायर कुछ जगहों पे प्लेन को फाड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं और कुछ जगहों पे प्लेन को फाड़ते हुए नीचे जा रहे हैं। मैं किसी एक वायर की बात करूं तो प्लेन में ऊपर आया है और वो कहीं ना कहीं अंदर गया है। तो कोई पूछे कि इस प्लेन को पार करता हुआ कितना करंट बाहर या अंदर जा रहा है, नेट में जीरो। जितना बाहर आ रहा है उतना अंदर जा रहा है। तो इस सर्क्यूटल के लिए अगर तुम सर्क्यूटल लॉ लगाओगे तो लिखोगे B इंटू 2πr इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट इंटू आई इन, और आई इन कितना है, जीरो, तो B भी कितना हो जाएगा। ठीक है यार, याद रहेगा भाई। मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल याद रहेगा, फिर भी अगर समझना चाहते हो तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है एम्पियर्स लॉ से। क्योंकि अगर यहां सर्क्यूटल बनाओगे तो भी करंट बाहर और अंदर दोनों है, अंदर सर्क्यूटल बनाओगे तो करंट ही नहीं है, तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई कहते मैं यहां सर्क्यूटल बना रहा हूं तो क्या इसके अंदर कहीं करंट की कोई बात हो सकती है क्या, करंट की बात ही नहीं हो सकती है, ना अंदर ना बाहर, है ही नहीं, और है ही नहीं तो बी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है भाई। तो कुछ पुराने फॉर्मूले और कुछ नए फॉर्मूले भी यहां आ गए हैं, पाइप वाला, सॉलिड रॉड वाला, टोराइड वाला। अब तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलों की एक लंबी लिस्ट हो गई है। इतनी लंबी भी लिस्ट नहीं है यार, बहुत लिमिटेड है। ये देखो यार, इतने फॉर्मूले तुमने पहले देखे हैं ये, और अब यहां और क्या गया है, स्ट्रेट वायर की वजह से, ये तो पहले ही आता था, पाइप की वजह से बाहर अंदर, सॉलिड रॉड की वजह से बाहर अंदर, सोलेनाइड की वजह से पहले से पता है। क्या इतने फॉर्मूले, और टोराइड वाला, क्या इतने फॉर्मूले अब तक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के आ गए हैं। ये सारे फॉर्मूले बेसिक था बायो-सेवर्ट की मदद से आए थे, और ये पाइप वाले फॉर्मूले किसकी मदद से आए हैं, एम्पियर्स लॉ की मदद से। क्या पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है। ये इसीलिए होता है यार कि हम एक साथ टॉपिक को देखें और फिर फील करें भाई ये तो कुछ है ही नहीं। जैसे इतनी देर तक मगजमारी करने के बाद हम लोग किसी नतीजे पे पहुंचे हैं तो लग रहा है अबे यार कब तक खत्म होगा, कितना सारा है, लगता है ना थोड़ी देर के लिए कितना सारा है। तो जब हम इसको देखते हैं तो क्या लगता है, इतना ही तो है, फील गुड। कल क्यों छुट्टी भाई, किसने करी है। छुट्टी नहीं भाई, क्लास हो चाहे ना हो, छुट्टी नहीं है। हाँ क्योंकि दूसरी क्लास तो है ही ना। तो अब यार हम लोग रायता की बात करने वाले हैं। हम लोगों ने अलग अलग बहुत सारी चीजें बनाई हैं। क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि सब हैंग हो जाएगा।
लेकिन हाँ, ये चीज जो मुझे बताना होती है वो तभी बताना होती है जब तुम अच्छे से ये सब कर चुके हो, लेकिन मैं बताऊंगा, तब भी बताऊंगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा बहुत तो कर ही लिया है। हाँ, ये चीज खत्म करने वाला हूं मैं। इसके बाद अगला शुरू हो जाएगा। खत्म तो कुछ है ही नहीं है। एक करंट कैरिंग सिस्टम, जब मैं ऐसे लिख देता हूं करंट कैरिंग सिस्टम, तो तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएंगे? अभी थोड़ा देर पहले मैंने जो बोर्ड में इतने सारे दिखाए थे वो सारे ख्याल आना चाहिए। भाई करंट कैरिंग सिस्टम का कोई एक चेहरा तो है नहीं, वो सोलेनाइड भी है, वो पाइप भी है, वो लाइन भी है, तो मैंने लिख दिया बस। ये क्या है? करंट कैरिंग सिस्टम। और करंट कैरिंग सिस्टम में तो उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिज्म। बल्कि आसपास क्या, उसके अंदर भी होगा, उसके अगल बगल सब जगह होगा। तो हमें यार करंट कैरिंग सिस्टम का क्या पता है? मैग्नेटिज्म। इसको मैंने ग्रीन से दिखाया, तो मैग्नेटिज्म भी ग्रीन से दिखाया, ताकि तुम्हें ये लगे कि हाँ ये एक ही कारण से हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये फील आ रहा है? करंट कैरिंग सिस्टम, ये उसका क्या है? मैग्नेटिज्म। नहीं, अब हम लोगों ने कुछ बातें पहले कर रखी हैं। बताओ, अच्छा किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई Q का चार्ज V स्पीड से चल रहा है, Q का चार्ज V स्पीड से, तो उस पर क्या लगता है? QV B sin थीटा। और अभी वाले टॉपिक में हमने क्या निकालना पड़ा है? B। तो मिलके एक बहुत गंदा और बहुत बड़ा सा फॉर्मूला बन जाएगा। यार B ड्यू टू सिस्टम लिखा है, तो B पता नहीं किसका है। अगर स्ट्रेट वायर का है तो B की जगह क्या आ जाएगा? 2πd। अगर सोलेनाइड है तो क्या आ जाएगा? अगर कोई और सिस्टम है, आधा सर्किल, एक्सिस ऑफ द रिंग, तो क्या ये B? कुछ भी हो सकता है। तो उनको मिला के एक नया कॉम्बिनेशन क्वेश्चन बनेगा। क्या बताओ, हम लोगों ने किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर जो कि L लेंथ का है, उस पे फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है? क्या पढ़ा है? ILB sin थीटा। ये पढ़ा है ILB sin थीटा। तो बस IL sin थीटा तो पुराना ही है, और B किसकी वजह से होगा? सिस्टम की वजह से, जो अभी अभी हमने पढ़े हैं। कोई पूछे यार टॉर्क किसी कॉइल में जिसका एरिया वेक्टर ऐसा है, उस पे टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? NIAB sin थीटा। तो बस B किसकी वजह से होगा? सिस्टम। तो अब पुराने दो चैप्टर कौन कौन से? एक फोर्स वाला और एक टॉर्क वाला, वो दो चीजें, और अभी हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना उसके कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इनकी डायरेक्शन भी होती थी यार, नहीं? डायरेक्शन याद है ना यार फोर्स की? नहीं, टॉर्क का पूरा डायरेक्शन सेंस, वो सब पुरानी बातें। तो उन्हीं को लेके क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या ये स्ट्रक्चर क्लियर है कि मैं क्या बताने वाला हूं? बस यही पे क्वेश्चन पे ही अब हम बात करने वाले हैं। जितना मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। चलो, सबसे पहले मैंने बड़ा आसान क्वेश्चन चुना है। ये क्या है? करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, और उससे d दूरी पे एक Q चल रहा है। d दूरी पे एक करंट कैरिंग L लेंथ का वायर रखा है, और d दूरी पे क्या रखा है? एक कॉइल रखी है। तो इस पे फोर्स बताना है, और इस पे क्या बताना है? टॉर्क। तो जो तुम्हें समझ आ रहा हो, एंगल सब देख के कायदे से तुम्हें लिखना है F कितना, F कितना, टाउ कितना। लिख पाओगे? जो कुछ समझ आ रहा हो, क्या क्या फैसले लेना है खुद से डिसाइड करना है। क्वेश्चन जो दिया है वही सिंबल यूज करना है। चलो I2 में ऐसे दे देता हूं, सच दैट कि इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। ठीक है, चलो बता यार फोर्स कितना? QV। B की जगह कितना? म्यू नॉट I अपॉन, और साइन थीटा। थीटा कितना? ये भी तो क्वेश्चन का हिस्सा है, थीटा थोड़ी दिया है क्वेश्चन में। क्या होता है? इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिज्म इनसाइड आने वाला है कि नहीं है? तो इनसाइड
और ऊपर के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। हो गया यार, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आने वाला? दूसरा आंसर I2L म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd साइन। हो गया यार, दूसरा भी हो गया, है आसान। टॉर्क कितना? N I पाई आर स्क्वायर। NIAB होता था कि नहीं? साइन थीटा। तो B की जगह कितना? 2πd। और थीटा की जगह कितना? यार अगर मैंने इस तरह से लूप रखा है, क्या बताओ, अगर मैंने इस तरह से लूप रखा है कि इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है तो थीटा कितना आएगा? अच्छा बताओ, कोई लूप ऐसे रख दे तो इसका एरिया वेक्टर तो या तो 0 आएगा या तो उसमें पता है टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 भी हो सकता है। यानी यार इस कॉइल पे अगर कोई टॉर्क पूछे तो आएगा NIAB साइन 0, यानी कितना आएगा? 0। और इस कॉइल में पूछा है कुछ साइड वाइज टिल्टेड रखी है जिसका एरिया वेक्टर ऊपर है, तब कितना आएगा? क्या इतनी बात क्लियर है? क्या चल रहा है? तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो? उसमें क्वेश्चन दिया होगा, बल्कि नहीं दिया, ये नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो इसको नोट करना और लिखना है। लिख लिया है? अगला क्वेश्चन करना है। हाँ, ठीक है, जाओ, इसी में आज हो गया पूरा। मोबाइल दे दी। ये क्या बात हुई बता देना। ठीक, हाँ भाई, नोट कर लिया है? नोट कर लिया है? मैंने यार एक चार्ज, एक करंट कैरिंग वायर, एक लूप रखा है। एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड, सोलेनाइड के एक्सिस पे रखा है। सोलेनाइड के बारे में क्या दिया होगा? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दिया होगा, आई दिया होगा, इतना दिया है, ये दिया है। ठीक है, पहले तो 3 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इनके लिए बता दो। इनके लिए ये 3 क्वेश्चन इनके लिए बताना है, इनके लिए। फिर 3 क्वेश्चन फिर से पूछे गए हैं, 1 2 3 इनके लिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड याद है कैसे होती है? सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग होती है? सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक्सिस के अलोंग होती है कि नहीं? तो बस पहले तो ये पता होना जी सोलेनाइड की, हाँ, फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट NI। और डायरेक्शन कहाँ होती है? हमेशा अलोंग द एक्सिस। अब वो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी? हाँ, ये बात हमें तभी पता चलेगी जब कॉइल का करंट पता हो। नहीं पता तो हम कोई एक तरफ मान लेते हैं। हमने यार इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, हो सकता है राइट साइड हो, वो करंट पे डिपेंड करता है। मैंने करंट इस सेंस का माना है, एक्चुअली में इस सेंस का माना है, तो सब एक जगह दिखा दिया है।
चलो, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज क्या होगा? क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा कितना? 0, तो फोर्स क्या आ गया? 0। बता यार, करंट कैरिंग लूप पे फोर्स, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स आई एल बी साइन 0 कितना आ गया? 0। और टॉर्क ये वायर करंट कैरिंग वायर है, हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो। अब बता यार, टॉर्क कितना? टॉर्क क्या होता है? एन आई एरिया, जो भी एरिया, साइन थीटा, थीटा कितना? लूप ऐसे रखा है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? इधर होगा या इधर होगा? तो यहां भी 180 आएगा, तीनों के आगे हैं। तो अब तुम समझ गए होगे बाकी 3 में क्या आने वाला है। ये देख लिया ना भाई, अब ये देख लिया, अब वो देखना है। चार्ज ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, लूप का एरिया वेक्टर कहां होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बता यार, फोर्स कितना? क्यू वी बी दैट इज म्यू नॉट एन आई साइन 90। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग लूप कितना? आई एल, एल दिया होगा यार, आई एल म्यू नॉट एन आई साइन 90। क्या फिर से यार, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? 90। और टॉर्क कितना? एन आई ए बी, बी कितना? एन आई साइन अगेन 90। तो कैसे रखने पे 0 हो रहा है, कैसे रखने पे 90, ये बात हो सकता है लैंग्वेज में दी जाए। एक्सिस के अलोंग 0, एक्सिस के परपेंडिकुलर 90, बस ऐसे याद, लैंग्वेज में इसी बात को लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत है भाई लोग? नोट कर लिया है हसन? नोट कर लिया है? कर लिया है? एक स्क्वायर लूप दिया है, करंट कैरिंग स्क्वायर लूप, और ये एक इनफाइनाइट वायर है।
I1 का, ये L लेंथ का स्क्वायर लूप है। तो यार नेट फोर्स ऑन द लूप 0 लेफ्ट राइट अप, 4 ऑप्शन है यार। ये मेरा क्वेश्चन है, आराम से सोच लें, 4 में से कोई एक पे हाथ उठाना है, सोच ले पहले यार। जीरो वाले हाथ उठाएं, जीरो। लेफ्ट वाले हाथ उठाएं, लेफ्ट। राइट वाले हाथ उठाएं, राइट। अप वाले हाथ उठाएं, अप। तो बात आती है कि यार इस वायर पे, इस लूप पे फोर्स कौन लगाएगा? क्या बताओ, इस वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं? क्या मैग्नेटिक फील्ड सब जगह एक जैसी होगी या वेरिएबल होगी? वेरिएबल होगी यार। क्यों? पास में ज्यादा, दूर में कम। तो बता यार, इस स्ट्रेट सेक्शन पे फोर्स लगेगा कहां की तरफ? देखो यार, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे तय करते हैं? लेफ्ट आएगा। इस पोर्शन पे फोर्स कहां लगेगा? करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहां लगेगा? राइट। क्या दोनों फोर्स बराबर होंगे या अलग अलग? लेफ्ट ज्यादा होगा क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। फिर बताओ, इस सेक्शन पे फोर्स कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। लेकिन इस सेक्शन पे फोर्स बेसिकली बहुत अजीब से मैथ से निकल के आएगा, वो पूछा ही नहीं मैंने। और नीचे वाले पे तो यार ऊपर नीचे तो कैंसिल होगा क्योंकि यूनिफॉर्म घट रहा है पूरे वायर में, लेकिन इधर और इधर में कौन ज्यादा होगा? लेफ्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? लेफ्ट। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन है कितना आएगा। इसी से समझ गए होंगे कि जीरो नहीं आना है। क्वेश्चन है कितना आएगा, कर पाएंगे? यार बस तुम्हें क्या करना है, ये F1 सोचना है, ये F2 सोचना है, और F1 माइनस F2 कर देना है। बस इतना काम करना है। सोचो जरा, F1 कितना, F2 कितना? F1 कितना भाई? F1 होगा I L B साइन थीटा। तो थीटा कितना? अरे भाई, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थीटा कितना? 9। बी के जगह क्या लिखोगे? I1 अपॉन 2 पाई डी। F2 क्या? I L 2 पाई डी प्लस एल, बिल्कुल सही है। और साइन 90 यहां भी आएगा तो 1 हो जाएगा, साइन 90 यहां भी आएगा। ठीक है, क्या क्या कॉमन आ गया? म्यू नॉट I1 I2 L कॉमन आ गया, 2 पाई कॉमन आ गया, अंदर आएगा 1 बाई डी माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल। क्या इसको थोड़ा सॉल्व कर पाओगे? क्या इसको थोड़ा सॉल्व कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, हो सकता है ऐसे ही आंसर दिया हो। क्या समझ गए भाई? कोई दिक्कत है? ठीक, हाँ, डी प्लस एल माइनस डी आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो। क्लियर है भाई? इसमें कोई दिक्कत है? नोट करना है? नोट कर ले जल्दी, नोट करना है।
डन। हाँ, थोड़ा सा जल्दी से फोटो ले सकते हैं। पूरा कर देते हैं, अभी तुम्हारे पास ना होमवर्क करने को बहुत कुछ रहेगा, बहुत सारा, बीच में छुट्टी भी हो ही रही है। हाँ, ये एक सेक्शन देखा जाए तो ये एक बड़ा सेक्शन निपट जाएगा जो इंटर रिलेटेड है। आखिर में देखो ये पुराने सब चीजें इंटर रिलेटेड हो गई इससे, और अभी तो इसका सबसे ज्यादा एक्सट्रीम आगे आएगा चल के, जब ये सब चीजें किसी और चीज से लिंक होगी। हाँ, वो आसान है। ओके, एक तुम मुझे बताते जाओ, मैं लिखता जा रहा हूं, इधर ध्यान दे भाई लोग। ये एक इनफाइनाइट वायर है और ये भी एक इनफाइनाइट वायर है। मैं इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इसके एल लेंथ पे फोर्स निकालना चाहता हूं, तो फोर्स क्या होगा? I2 L B कितना? म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, और एंगल कितना? क्या करंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी? क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आना है? तो sin 90। इतना सबको दिख रहा है यार? ये 1 की वजह से 2 पे लगने वाला फोर्स है, और बता सकते हो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी? हाँ चलाओ, क्या चला रहे हो? करंट, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कहाँ आएगा? लेफ्ट आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब मुझे बताएं, इसकी वजह से इस पर, इसकी वजह से इसके एल लेंथ पे फोर्स कितना लगेगा? I1L म्यू नॉट I2 बाई 2πd sin 90, यही आएगा। क्या ये और ये सेम आए हैं कि नहीं? सेम है। प्रोडक्ट होने के बाद तो सेम ही हो गए। चलो, क्योंकि यार ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो हम इसकी किसी खास लेंथ पे बात क्यों करें? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा एक बात और, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई है? यार इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर वाले रीजन में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आई है, तो फोर्स कहाँ लगेगा? करंट इधर, राइट। अच्छा ये पता है, तुम ये प्रेडिक्ट कर सकते थे कि अगर एक का लेफ्ट आया है तो दूसरे का राइट। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो म्यूचुअल फोर्सेस होते हैं वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में होते हैं, यानी एक की वजह से लेफ्ट आया तो दूसरे की वजह, क्या ये एक दूसरे की वजह से फोर्स है कि नहीं? जितने भी फील्ड फोर्स अब तक हमने एक दूसरे की वजह से देखे हैं, तो एक को राइट लगता है तो दूसरे को पक्का, तो यार एक को लेफ्ट लगा है तो दूसरे को राइट लगा है। फिलहाल हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। नहीं, फोर्स मैंने एल लेंथ पे पूछा था क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ है, तो पूरी लेंथ पे तो पूछा भी नहीं जा सकता। तो यहां पे एक फैशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बता यार, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे पर यूनिट लेंथ मतलब क्या बनाना है? F/L। अब चाहे ये इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 बाई डी। यार ये फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ का बनेगा। ये इतना फेमस इसलिए है क्योंकि जो करंट की डेफिनेशन 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर इसी फॉर्मूले से डिफाइंड है कि अगर दो वायर 1 मीटर की दूरी पे हों और उनके बीच लगने वाला फोर्स 2π इंटू 10⁻⁷ हो, नहीं 2 इंटू 10⁻⁷ हो, तो फ्लो करने वाला करंट 1 एम्पियर होता है। क्या है? देखो जरा, म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू पता है कितनी होती है? अरे म्यू नॉट अपॉन 4π की पता है कितनी होती है? 10⁻⁷। तो म्यू नॉट अपॉन 2π की कितनी होगी? 2 इंटू 10⁻⁷। क्या बताओ, इसकी वैल्यू, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ आ जाए और d कितना फासला होना चाहिए? 1 मीटर का, तो I भी कितना होगा? 1 होगा। ये जस्टिफाइड है। करंट की डेफिनेशन 1 एम्पियर कब होती है? जब इन दोनों में लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ किसके बराबर होता है? म्यू नॉट अपॉन 2π के बराबर। बाकी सब क्या होगा? 1 होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसीलिए हम इसकी इतनी चर्चा कर रहे हैं, और ये तुमने खुद करके बताया है कि ऐसा क्यों है। क्या इतनी, उस समय लोग नहीं जानते कि दो करंट क्यों अट्रैक्ट करते हैं। अब हमें सब पता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन दे रही।
उस समय लोग सीधे कहते थे बस ये लगता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? देखिए यार, करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो फोर्स कैसा आया था? अट्रैक्टिव। कब? सेम डायरेक्शन में करंट है। अगर पता है ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तुम सोच के देखो, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर आएगी, इसकी वजह से जो आएगी अंदर आएगी। अब बता, इस पे लगने वाला फोर्स राइट आएगा, तो इस पे लगने वाला फोर्स लेफ्ट आएगा। वो तो आना ही था। यानी कैसा फोर्स होगा? ऑपोजिट करंट है तो फोर्स कैसा है? रिपल्सिव है। रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड इसका भी यही आने वाला है। याद रहेगा? तो इतनी बातें, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या, ये एक सेक्शन है। कुछ किताबें इनके टॉपिक बनाती हैं, कुछ नहीं बनाती हैं। ये एक सेक्शन है। अक्सर किताबों में पूरा सब कुछ एक टॉपिक में दिया रहता है। मैंने उसके सब टॉपिक इसलिए बताए हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग हजम करना सीख जाए।